ओज़ुमाकी एपिसोड 1 के शुरू में हमें कीरी को दिखाते हैं जो कहती है कि ये मेरा टाउन कुरोजू है और मैं आप सभी को कुछ ऐसी वियर्ड चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि यहाँ पर हो रही है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बाद कीरी स्टेशन पहुँच जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड सुइची सायतो भी आता है। सुइची आकर ही कीरी से कहता है कि कीरी, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अजीब हो रहा है हमारे टाउन में? मुझे तो लग रहा है कि मुझे ये टाउन छोड़ के जाना पड़ेगा और क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? पर कीरी कहती है कि कुछ अजीब हो रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी सुइची कहता है कि मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे फादर का बिहेवियर धीरे धीरे बदलता जा रहा है। वह अपना काम छोड़कर बस अपने स्टडी रूम में बैठे रहते हैं जो कि पूरे तरीके से स्पाइरल शेप्स की चीज़ों से भरी हुई है और वह किसी भी स्पाइरल चीज़ को घंटों तक लगातार देखते रहते हैं और जिस समय वह ये सब करते हैं उनकी दोनों आंखें इंडिपेंडेंटली एक साथ घूमने लगती हैं। ये सुनने में अजीब सा लग सकता है पर यह सब हुआ है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सब सुनने के बाद कीरी को यकीन नहीं होता कि ये भी हो सकता है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा हंसती है और कहती है कि ये थोड़ी ना पॉसिबल है। लेकिन आगे सुइची कहता है कि उसका फादर का बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होता जा रहा है और वो इन स्पाइरल चीज़ों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि जब वो नहाते हैं तब वो पानी को स्पाइरल शेप में घुमाते हैं और फिर वो उसके अंदर डुबकी लेते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से वहाँ पे अलार्म बजता है और ये आवाज़ सुइची को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। सुइची को ये टाउन और स्पाइरल शेप काफ़ी ज़्यादा डरा रहा था। वो जहाँ भी देख रहा था उसको बस स्पाइरल शेप ही दिख रहा था। तभी कीरी सुइची को रोकने की कोशिश करती है पर सुइची अचानक से आगे बढ़ने लगता है। फिर तभी एक काफ़ी बड़ा सा टोर्नेडो आता है जो कि एक स्पाइरल शेप का होता है। फिर हम देखते हैं कि कीरी अपने घर पहुंच जाती है और जैसे ही वो घर पहुंच जाती है तो वो देखती है कि उसके फादर के साथ सुइची के फादर बैठे हुए होते हैं और कीरी के फादर जो पोट्री का काम कर रहे थे। ये चीज़ देखकर सुइची के फादर, जिनका नाम मिस्टर सायतो है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि पोइट्री में भी व्हील स्पाइरल शेप का होता है और वो उसी स्पाइरल शेप में घूमता है। और तभी साइटो कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता इस स्पाइरल शेप में कुछ जादू है, जैसा कि ये कोई पावरफुल शेप हो? मैं जहाँ कभी भी देखता हूँ मुझे यही स्पाइरल शेप दिखता है। और जब वो ये सब बोल रहे थे तब उनकी आंखें वो अचानक से लाल हो जाती हैं और वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि वो एक साइको हो। ये सब कीरी अपनी आंखों से देखती है और उसको भी ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कीरी अपने हाई स्कूल पहुंच जाती है जहां वो अपने दोस्त अजामी के साथ बात कर रही थी और वो कहती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड दूसरे टाउन में एक हाई स्कूल में पढ़ता है। और ये सुनकर अजामी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा जेलस भी फील करती है क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पर तभी कीरी कहती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? तुम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, तुम जिस लड़के को चाहो वो पट जाएगा। ये सब सुनकर अजामी कहती है कि हाँ, ये बात तो सही है पर फिर भी मुझे यहाँ कोई भी पसंद नहीं आया है अभी तक। तभी कीरी ध्यान देती है कि अजामी के फोरहेड पर एक अजीब सा निशान है जिस पर अजामी कहती है कि जब वो बच्ची थी तब वो एक लड़के को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसलिए वो अचानक से एक लकड़ी के बार के ऊपर चढ़ जाती है और उसके ऊपर चलने लगती है पर वो वहाँ से गिर जाती है और उसके फोरहेड पर चोट लग जाती है। फिर उस दिन के बाद से अचानक हर एक लड़का अजामी के प्रति कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव फील करने लगा था। अजामी तो अपने हेड के मार्क को ही सारा क्रेडिट दे रही थी। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बाद कीरी और अजामी दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां कीरी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलना था
और अज़ामी बस उसके साथ अपने घर जाना चाहती थी। जहाँ स्टेशन पर बहुत से लड़के होते हैं जो कि अज़ामी की खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। फिर हम देखते हैं कि सुइची वहाँ आता है और जैसे ही वो किरी से मिलता है और किरी उसको अज़ामी के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, पर अचानक से सुइची का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो अज़ामी की तरफ ध्यान से देखता है और उसको कुछ अजीब सा लगता है। उसको वही स्पाइरल शेप वाली फीलिंग आने लगती है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अचानक से वो किरी का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। सुइची कहता है कि किरी, क्या तुम्हें उसमें कुछ अजीब सा महसूस नहीं हुआ? वो एक स्पाइरल था। मुझे पता है कि वो एक स्पाइरल था। किरी, कुछ भी हो जाए तुम उससे दूर रहना। ये सब सुनकर किरी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा महसूस करती है और वो घर आ जाती है। पर घर आते ही किरी के फादर कहते हैं कि क्या तुम ये ऑर्डर मिस्टर साइटो को दे के आ सकती हो? ये उन्होंने बोला था बनाने को। फिर किरी सुइची के घर पहुंच जाती है और वो उसके फादर मिस्टर साइटो को वो चीज़ देने वाली ही होती है। पर तभी वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, अब मुझे इसकी नीड नहीं है। अब मैंने ये पता लगा लिया है कि मैं अपने दिमाग में ही कोई भी स्पाइरल चीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। फिर वो अपनी जीभ को निकालते हुए एक बहुत बड़े स्पाइरल शेप में ट्विस्ट करने लगते हैं और ये देखकर एरी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो अचानक से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी हम वहाँ देखते हैं कि एक डिलीवरी बॉय आता है और वो अपने कंधे पर कुछ ऐसा रख कर लाया होता है जो कि स्पाइरल शेप के जैसा था, जो कि वो मिस्टर साइतो को डिलीवर करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुइची को, जहाँ अचानक से सुइची के सामने अजामी आ जाती है और कहती है कि आज तक किसी भी लड़के ने मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं किया है। सब मेरे प्यार में मरते हैं, पर तुम पहले इंसान हो जो कि मेरे को देखकर भाग रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी सुइची डरते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने से चले जाओ, मुझे पता है कि तुम एक स्पाइरल हो। यह सब सुनकर अजामी कहती है कि स्पाइरल, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी सुइची कहता है कि तुम अपने हेड में क्या छिपा रही हो? फिर अजामी जैसे ही अपने बाल हटाती है, सुइची काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जिस निशान के बारे में अजामी बता रही थी अब वो एक स्पाइरल में बदल चुका है, जो कि धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। सुइची डरते हुए कहता है कि तुम्हारे हेड पर जो स्पाइरल है वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। जितना जल्दी हो सके तुमको ये टाउन छोड़कर भाग जाना चाहिए, वरना तुम ख़त्म हो जाओगी। ये सब सुनकर अजामी रोते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। अब मैं तुमको पाना चाहती हूँ। मैं इस टाउन को छोड़ के नहीं जा सकती। ये सब सुन के सुइची भागने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुइची और किरी एक क्रीमेशन सेंटर पर थे, जहाँ सुइची के फादर को बर्न किया जा रहा था क्योंकि वो मर चुके थे। सभी यही कह रहे थे कि वो सीढ़ी से गिरकर मर गए, पर सुइची किरी को बताता है कि हाल ही में वह अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल गया था ताकि वो अपने फादर की हेल्थ के बारे में डॉक्टर से सलाह ले सके। पर जब वो दोनों वापस आते हैं तो वो अपने फादर को कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। पर जैसे ही वो उनके रूम में अंदर घुसते हैं तो वहाँ एक बॉक्स पाते हैं जो कि गोल शेप का था। जैसे ही सुइची की माँ उस बॉक्स को खोलती है तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर मिस्टर साइटो ने अपनी बॉडी को स्पाइरल शेप में ज़बरदस्ती फिक्स कर रखा था। उन्होंने अपने शरीर के हर एक बोन को तोड़ लिया था अपने आप को फिट करने के लिए। इसी वजह से उनकी जान चली गई। ये सुन के कीरी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी पीछे बाकी के लोग अचानक से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि बॉडी के बर्निंग से जो भी धुआं उड़ रहा था वह आसमान में एक स्पाइरल शेप ले लेता है, जो कि धीरे धीरे नीचे टाउन के एक तालाब में जाकर सेटल हो रहा था। ये देखकर सुइची की माँ काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। वह आसमान में देखकर कहती है कि प्लीज़ आप ये मत करो। तभी हम देखते हैं कि आसमान में
स्मोक से मिस्टर साटो का फेस बन रहा है और उन्हीं के फेस में से धुआं निकल रहा है। ये देखकर सुइची की माँ की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। फिर सब लोग एम्बुलेंस बुलाने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनको एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है, जो कि आजामी ने बुलाई होती है। फिर आजामी को यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, पर आजामी कहती है कि वो बस यहाँ पर किरी का हालचाल पूछने के लिए आई थी। फिर तभी अचानक से वही टोर्नेडो आता है, जिस वजह से आजामी के हेड के बाल उड़ने लगते हैं। फिर किरी देखती है कि आजामी के हेड पर जो भी बड़ा सा निशान था वो एक स्पाइरल शेप में बदलता जा रहा था, जो कि बहुत ही बड़ा होता जा रहा था। जैसे ही किरी ये बताती है तो आजामी वहाँ से भाग जाती है। फिर हम सुइची की माँ को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और नर्स के बालों को देखकर, जो कि स्पाइरल शेप में बंधे हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि आजामी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। वो अपनी दिल की बातें आजामी को बताता है, पर आजामी उसको मना करती है हमेशा की तरह। पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे आजामी अपसेंट थी। तभी वहाँ पे क्लासरूम में एक बंदा आता है और फिर हम देखते हैं वो बंदे को, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो बिहेव करता है। यहाँ तक कि वो स्लो भी चल रहा होता है, बोल भी स्लो रहा होता है, और जब वो क्लास में आता है तो सब उसका मजाक बनाते हैं। उसके बाद फिर हम लॉकर रूम का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग उसको काफ़ी ज़्यादा बुली कर रहे थे और उसको बहुत ज़्यादा पीट रहे थे। यही नहीं, उसके कपड़े उतार कर उसको बाहर लड़कियों के सामने लेके जाते हैं और सब हैरान हो जाते हैं जब वो उसकी पीठ पर एक स्पाइरल शेप बना हुआ पाते हैं। उसके बाद हम फिर से हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ सुइची की माँ के सर पर एक भी बाल नहीं थे और उन्होंने हाथ में ग्लव्स पहन रखे थे। जहाँ सुइची किरी को बताता है कि कैसे उसकी माँ स्पाइरल चीज़ों से इतना ज़्यादा डरने लगी थी कि उन्होंने अपने बालों को सेव कर डाला। फिर उनका ध्यान जब फिंगर टिप्स पर गया, जहाँ उनको फिंगरप्रिंट्स भी स्पाइरल शेप के नज़र आ रहे थे, इसलिए उन्होंने सीजर लेके अपने फिंगर टिप्स को ही काट दिया। इसलिए डॉक्टर ने उनके हाथों को ढका हुआ है। उसकी माँ बता रही थी कि जब भी वो ऐसे स्पाइरल शेप को देखती है तो उसको लगता है कि उसके हस्बैंड बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम भी इस स्पाइरल शेप से जुड़ जाओ और उसी में ही समा जाओ। ये चीज़ उनको सोने नहीं दे रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि किरी अपने घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसको अजामी दिखती है और कहती है कि अजामी तुम क्या कर रही हो। तभी अजामी उसकी तरफ घूमती है और कहती है कि मैं अपनी राइट आई से फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुम थोड़ा सा चेक कर सकती हो। फिर अजामी अपना हैट हटाती है, पर किरी उसको देखते ही डर जाती है, क्योंकि अजामी के हेड पर जो स्पाइरल था वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसकी पूरी एक आंख स्पाइरल में समा चुकी थी। यह देख के किरी ज़ोर से चिल्लाती है, पर अजामी वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक पार्क का सीन देखते हैं, जहाँ वही क्लासमेट जो कि अजामी को पसंद करता है, सुइची को किरी के नाम पर बुला लाता है। फिर सुइची कहता है कि किरी कहाँ है। तभी वो बंदा कहता है कि किरी तो यहाँ नहीं मिलने वाली, ये बस एक डील का पार्ट था जो कि मैंने अजामी के साथ किया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ अजामी आ जाती है और कहती है कि सुइची मैंने तुम्हारा इसके लिए काफ़ी वेट किया है। तभी वो बंदा कहता है कि अजामी अब तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तुम्हारे कहने पर मैंने किरी के बॉयफ्रेंड सुइची को भी बुला लिया है, अब तो तुम मेरे साथ जाओगी ना। और अजामी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अब तुम्हारा कोई काम नहीं बचा, तुम जा सकते हो। ये सुन के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। फिर अजामी अपनी हैट हटाती है। उसको देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। अजामी का फेस पूरी तरीके से उस स्पाइरल ने निगल लिया था। फिर वो बंदा भी उसके फेस में जो स्पाइरल था उसके अंदर पूरी तरीके से समा जाता है और फिर सुइची ज़ोर से चिल्लाता है, जबकि अजामी ज़ोर से हंसती है। यह आवाज़ सुनकर
किरी उस जगह पर दौड़कर आ जाती है और देखती है कि स्विची एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है और वो पूछती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तभी स्विची अजामी की तरफ हाथ करता है और कहता है कि वो देखो। किरी को ये यकीन नहीं होता कि अजामी का पूरा बॉडी स्पाइरल अपने अंदर निगलता जा रहा है और वहाँ कुछ बचता है तो सिर्फ अजामी का शैडो। फिर वो दोनों उसके शैडो के पास जाते हैं। फिर किरी कहती है कि ये तो बस शुरुआत है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उज़ुमाकी एपिसोड 2 के शुरू में हमें किरी को दिखाते हैं जो कि स्कूल में होती है, जहाँ कातायामा आज फिर से लेट आया हुआ होता है। फिर टीचर उसे अपनी बेंच पर जाकर बैठने को बोलते हैं, पर तभी वह देखते हैं कि कातायामा की पीठ काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है। ये सब पूछने पर कातायामा बताता है कि उसकी पीठ किसी वजह से सूज चुकी है। कातायामा फिर धीरे धीरे चलकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है। सभी बच्चों को वह काफ़ी ज़्यादा अजीब और डरावना लग रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि उसकी पीठ पर एक स्नेल जैसा सेल बन चुका है। वहीं कीरी को समझ में आ चुका था कि कातायामा पर भी स्पाइरल का कर्ज लग चुका है। इसके बाद हम टाउन के बाहर एक टूटे पुराने घर को देखते हैं जिसमें एक कपल आराम कर रहा होता है जिनका नाम काजुनरी और योरिको है। वो दोनों अचानक से एक आवाज़ सुनते हैं जो कि सांप की होती है। फिर वो उन दोनों सांपों को आपस में लिपटते हुए देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे। ये सब देखने पर लड़की पूछती है कि क्या वो दोनों लड़ रहे हैं जैसे कि हम दोनों के पेरेंट्स लड़ते हैं, जिस पर वो लड़का बोलता है कि वो लड़ नहीं रहे, मीटिंग कर रहे हैं। फिर वो दोनों सांप आपस में रेंगते रेंगते एक गड्ढे में चले जाते हैं। फिर अगले सीन में कीरी अपनी एक दोस्त सीनो के साथ स्कूल से वापस आ रही थी। वो दोनों एक ग्रेवयार्ड से गुजर रहे थे। सीनो बताती है कि पता है तुम्हें कि आजामी कहाँ लापता हो गई है। फिर वो आगे बोलती है कि कीरी तुमको तो उसकी बहुत याद आती होगी। कीरी उसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वह जानती है कि आजामी मर चुकी है। क्या सीनो फिर आगे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि मरे हुए लोगों को जलाने की जगह अब दफनाया जा रहा है क्योंकि जलाने से आसमान में स्पाइरल नज़र आ रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि फर्नेस में कुछ गड़बड़ है और मौसम भी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आसमान में स्पाइरल बन जाते थे। ऐसे स्पाइरल दूसरे शहरों में भी देखे गए हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब इस टाउन के किसी इंसान को जलाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। इसलिए अब सभी लोगों को दफनाया ही जाता है ताकि उनके धुएं से कोई स्पाइरल न बन सके। शीनो को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि उन्हें स्कूल के रास्ते में एक ग्रेवयार्ड से होते हुए जाना पड़ता है। तभी अचानक से उन दोनों के सामने एक लड़का आकर उन्हें डरा देता है जिसका नाम यामागुची होता है, जिसको हमेशा ही लोगों को अचानक से डराना काफ़ी अच्छा लगता है। यामागुची को बचपन से ही कीरी पर क्रश है और वह एक बार फिर से उसे आई लव यू कहता है। शीनो उसे आगे बोलती है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कीरी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। यामागुची बोलता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी कीरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इतनी सुंदर लड़की को उसके साथ देखकर सभी लोग चौंक जाएंगे। कीरी आगे बोलती है कि मुझे परेशान करना बंद करो और वह वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यामागुची चिल्लाकर कहता है कि वह कभी हार नहीं मानेगा, वह एक दिन उसको पाकर रहेगा। कीरी अब अपने घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वह देखती है कि काजुनरी और योरिको के फादर्स उन्हें एक दूसरे से अलग कर रहे हैं और उनको मार भी रहे हैं। फिर कीरी काजुनरी के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। अगले सीन में काजुनरी कीरी को बताता है कि जब वह छोटा था तब उसकी फैमिली इस टाउन में रहने के लिए आई थी। वह लोग एक पुराने घर में रहने लगे थे और लोग उसे गरीबों का भी घर कहते थे। काजुनरी और योरिको पड़ोसी हैं और उनका घर बिल्कुल आसपास है, लेकिन उनके पेरेंट्स एक दूसरे से नफरत करते हैं। काजुनरी को लगता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पागल हैं क्योंकि वो इस बात को सहन ही नहीं कर पाते कि वह कितने ज़्यादा गरीब हैं, इसलिए वह अपना ध्यान भटकाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। जब दो पागल लोग आपस में लड़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं, फिर उनको अलग करना नामुमकिन हो जाता है। फिर ये आगे बोलती है कि तुम तो उनकी तरह नहीं हो। काजुनरी कहता है कि वो और योरिको अभी उतने पागल नहीं हुए हैं, पर यहाँ रहे तो बिल्कुल उनके जैसे ही हो जाएंगे, इसलिए वो दोनों साथ मिलकर भागने का प्लान बना रहे हैं। वो लोग परसों शाम को ट्रेन में बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। वो किरी से कहता है कि प्रॉमिस करो ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगी।
और किरी कहती है कि वह किसी को नहीं बताएगी। इसके बाद किरी हॉस्पिटल जाती है स्विची की मर्डर को देखने के लिए, जो कि अभी तक ठीक नहीं हुई है। वह स्विची को काजुनरी के फैमिली के बारे में बताती है। स्विची बताता है कि स्पाइरल के कर्ज की वजह से उनकी फैमिली आपस में लड़ती रहती है। मैंने उनके घरों पर स्पाइरल सेंस किया है। स्पाइरल ही उन्हें सनकी बना रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उनके मोहल्ले में स्पाइरल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और अब तो पूरा टाउन ही स्पाइरल के कर्ज के चपेट में आ चुका है। वो किरी को एक लड़के की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि जब भी कोई स्पाइरल के कांटेक्ट में आता है तो उसे सभी की अटेंशन अपनी तरफ खींचनी होती है, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। फिर अचानक से स्विची नोटिस करता है कि किरी के बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। किरी अपने घर जाकर आईने में यही चीज़ को देखती है और उसे भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके बाल सच में लंबे हो चुके हैं। अगले दिन जब किरी अपने स्कूल में जाती है तो सभी लोग उसके बालों की तरफ देखकर घूर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बालों में स्पाइरल्स क्रिएट हो चुकी थी और बाल काफ़ी लंबे भी हो चुके थे। तभी क्योको नाम की एक लड़की उसे बताती है कि किरी तुम्हारे बालों को क्या हुआ। किरी पीछे मुड़कर देखती है कि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा कर्ली हो चुके हैं और स्पाइरल शेप बना रहे हैं। किरी को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। क्योको बताती है कि उसे चोटी बांध लेनी चाहिए। फिर वो चोटी बांधकर क्लास को अटेंड करती है। क्लास के दौरान अचानक ही किरी की चोटी खुल जाती है और उसके बाल अपने आप ही आपस में कर्ली हो जाते हैं। तभी उनकी नज़र खिड़की पर जाती है, जहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग पर कोई रेंग रहा होता है और यह और कोई नहीं बल्कि कातायामा ही होता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और शॉक भी हो जाते हैं कि कातायामा एक स्नेल बन चुका है, वो भी एक सचमुच का, और बिल्डिंग पर रेंग रहा है। वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं जब वह उसकी आंखों को स्नेल की तरह बाहर निकलते हुए देखते हैं। लेकिन उसकी हालत पर क्लास का बुली सुमुरा उस पर हंस रहा होता है। इस सब के बावजूद किरी अब स्कूल से निकलकर हेयर सैलून जाती है। वह अपने बालों को कटवाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही सैलून वाली किरी के बालों को काटने जाती है तो उसके बाल उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वह लड़की चिल्लाते हुए उसके बालों को छोड़ देती है और दूर हो जाती है। फिर वो उसके बालों को काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक वे में हवा में उड़ते हुए देखती है और फिर वो चिल्लाते हुए किरी को एक मॉन्स्टर कहती है और फिर किरी वहाँ से भाग जाती है। किरी के बाल अब अपने आप ही हिल रहे थे और वो धीरे धीरे बड़े भी होते जा रहे थे। उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात कहते हैं तो किरी के बाल ये सब सुनकर किरी के गले को ही दबाने लगते हैं। किरी का छोटा भाई मित्सुओ कहता है कि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए उसका गला दबा रहे हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। फिर किरी के फादर कहते हैं कि ये बात सही हो सकती है, मित्सुओ सही कह रहा है, इसलिए अब उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जाएगा। ये सुनकर किरी के बाल उसका गला दबाना छोड़ देते हैं और फिर उनमें बने स्पाइरल को देखने के बाद किरी की फैमिली भी कर्ज का शिकार हो जाती है। अगले दिन किरी वापस स्कूल जाती है। सभी लोग उसके बालों को घूरने लगते हैं, जैसे कि सभी उसके बालों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों। क्योको को अब किरी से जलन हो रही होती है और वह कहती है कि वो कल किरी से ज़्यादा अटेंशन लेकर दिखाएगी। इधर सुमुरा अब भी कातायामा का मजाक उड़ा रहा था और जब वो किरी के बालों को देखता है तो उस पर भी स्पाइरल का कर्ज लग जाता है। किरी अब उस पिंजरे के पास जाती है जहाँ पर कातायामा को बंद करके रखा हुआ था और वो देखती है कि कातायामा अब एक स्नेल बन चुका है पूरे तरीके से और वो अपने सेल के अंदर सो रहा था। टीचर ने उनके पेरेंट्स को बुला लिया था। टीचर उन्हें पिंजरे के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि वही उनका बेटा है जो कि स्नेल की तरह दिख रहा है। वो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, ये हमारा बेटा नहीं हो सकता, और इतना कहकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर किरी कातायामा को देखती है और उसके लिए उसे बुरा लगता है, तो वो नल को चालू करके उसके ऊपर पानी डालने लगती है, क्योंकि स्नेल्स को हमेशा पानी की नीड रहती है। किरी जब वापस अपने घर को जाने लगती है तब सभी लोग उसके बालों को देखते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। सुमुरा भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका था। फिर अगले सीन में स्टेशन पर सभी लोग
बस कीरी के बालों को ही देखकर घूर रहे थे। और सुइची भी वहाँ पर आता है, पर उसे मिले बिना वहाँ से भाग जाता है। अब घर जाते समय फिर से कीरी के पास यामागुची आता है। वो कहता है कि वह उसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाया है। कीरी कहती है कि वो इसे नहीं ले सकती क्योंकि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद यामागुची कहता है कि वह ऐसा क्या करे कि वह अपने प्यार को जाहिर कर सके। फिर उसके बाद वह बीच सड़क पर आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि देखो, मैं अपनी प्यार की ताकत से कैसे उस कार को रोकता हूँ। लेकिन वो कार नहीं रुकती और वो उस कार के टायर के तले कुचला जाता है और ऑन द स्पॉट मर जाता है। अगले दिन जब सभी लोग स्कूल जाते हैं तो उन्हें फिर से बिल्डिंग पर एक और स्नेल रेंगता हुआ नज़र आता है। वो पहले समझ रहे थे कि ये कातायामा ही होगा जो कि अपने पिंजरे से बाहर निकल चुका है, पर जब सभी लोग ध्यान से देखते हैं कि ये कातायामा नहीं सुमुरा है, जब उसे भी उस पिंजरे के अंदर डाल देते हैं, फिर वो दोनों स्नेल आपस में मेटिंग करने लगते हैं। उसके बाद योकी कीरी को आवाज़ लगाती है और हम देखते हैं कि उसने भी अपने बालों को कीरी की तरह कर लिया है ताकि वो भी अटेंशन ग्रैब कर सके। अब आगे क्योंकि कहती है कि उनमें से कोई एक ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। इसी के चलते हुए वह कीरी से लड़ने लगती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो अपने बालों से उसका गला दबाने लगती है। कीरी के बाल भी योको पर अटैक करते हैं। देखते ही देखते बालों की एक लड़ाई सी शुरू हो जाती है। तभी सुइची वहाँ पर आता है और अचानक से एक कैंची से योको के बाल को काट देता है और कीरी को बचा लेता है ताकि उसके गला दबने से मौत ना हो जाए। लेकिन कीरी अब तक बेहोश हो चुकी थी। कीरी के बाल सुइची को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं और कीरी नीचे गिर जाती है। यह देखकर योको हंसने लगती है क्योंकि अब सिर्फ वही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी है और वो मटकते हुए वहाँ से जाने लगती है और उसी के साथ सभी लोग भी जाने लगते हैं। इधर सुइची कैंची से कीरी के बाल काटने लगता है और वहाँ उनमें से बाहर निकलता है। फिर उसके बाद वो कीरी के बाकी बालों को भी काट देता है और उन्हें छोटा कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योको को सभी लोग घूर रहे थे और उसे मिल रहे इस अटेंशन से काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही थी। लेकिन उसके ये जो बाल थे वो उसकी सारी की सारी एनर्जी को चूस ले रहे थे, जिससे वह बहुत ज़्यादा थक जाती है और एक खंभे के पास जाकर उसका सहारा लेती है। लेकिन वो और भी ज़्यादा अटेंशन पाना चाहती थी, इसलिए उसके बाल उस खंभे से लिपटना शुरू हो जाते हैं और इसी के चलते उसकी मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। और दूसरी तरफ सुइची को सांस में सांस आ जाती है जब किरी को वो होश में आते हुए देखता है। फिर उसके बाद वो दोनों अचानक से टीचर को चिल्लाते हुए सुनते हैं कि कातायामा और सुमुरा अपने पिंजरे से भाग चुके हैं। उन्हें जल्दी से पकड़कर मारना होगा वरना वो टाउन में आतंक फैला देंगे। उन दोनों के रेंगने के निशान को पीछा करते हुए वह दोनों एक पहाड़ी पर आ जाते हैं जहां उनका टीचर एक गड्ढे के पास बैठा हुआ था जिसमें ढेर सारे अंडे दिए हुए थे जो कि उन दोनों स्नेल ने दिए थे। कीरी को समझ में नहीं आता कि वो दोनों तो मेल हैं, तो उन्होंने अंडे कैसे दिए। तभी टीचर बताता है कि स्नेल्स मेल या फीमेल नहीं होते। आगे टीचर कहता है कि अगर इन अंडों से बच्चे निकल गए तो पता नहीं इस टाउन का क्या होगा। इसलिए टीचर उन सभी अंडों को फोड़ने लग जाता है। कीरी उसे अंडे को फोड़ते हुए देखती है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और टीचर को वो मना भी करती है, पर टीचर उनकी नहीं सुनता। वह सभी अंडों को कुचल देता है। कीरी को अचानक से तभी याद आता है कि आज तो काजुनरी और योरिको भागने वाले हैं। फिर वो आगे सुइची को ये सब बताती है तो वह दोनों स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही वह स्टेशन पे पहुंच जाते हैं वो देखते हैं कि काजुनरी और योरिको भागते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। वो बताते हैं कि जब वे अपने घरों से भाग रहे थे तो उनके पेरेंट्स ने उन दोनों को देख लिया था और वो लोग स्टेशन पर ही हैं उनको रोकने के लिए। तभी स्विची कहता है कि उन्हें बीच की तरफ जाना चाहिए, वहाँ किसी रास्ते से टाउन के बाहर जाया जा सकता है। फिर वो चारों बीच की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन काजुनरी और योरिको के फादर उन्हें देख लेते हैं और वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए वह सभी बीच पर आ जाते हैं, पर काजुनरी और योरिको बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और इसी के चलते उनके फादर्स उनको पकड़ लेते हैं। योरिको कहती है कि क्या उन्हें फिर से अलग कर दिया जाएगा, जिस पर काजुनरी कहता है कि
कि बिल्कुल भी नहीं, अब उन्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। इतना कहकर काजुनरी अपने शरीर को मरोड़ लेता है। ये सभी देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद योरिको भी खुद को मरोड़ लेती है और वो दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपस में उलझने लगते हैं, बिल्कुल दो सांपों की तरह। योरिको के डैड उन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक स्टील के केबल की तरह एकदम टाइट हो गए थे। योरिको कहती है कि अब हमें अकेला छोड़ दो। वो दोनों उनके प्यार को अलग नहीं कर पाएंगे अब। वो अब हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद वो दोनों रेंगते हुए उस समुद्र के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लाइट हाउस फिर से अचानक से चालू हो चुका था, जो कि कई सालों से बंद था। फिर अगले दिन सुबह के समय जब किरी स्टेशन की तरफ जा रही थी, तो वो रास्ते में एक लड़की को देखती है, जो कि बस एकदम गोल गोल चल रही थी। उसके पूछने पर वह लड़की बताती है कि वह अपने घर जा रही है, जबकि वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रही थी और उसे पता भी नहीं था। फिर उसके बाद जब वो स्टेशन पहुंच जाती है, तो स्टेशन के बाहर भी एक आदमी को गोल गोल चक्कर लगाते हुए देखती है, जो कि कह रहा होता है कि कोई मेरी मदद करो, मैं सीधा नहीं चल पा रहा। उसके बाद जब वो स्कूल पहुंच जाती है, तो स्कूल में सभी लोग बातें कर रहे थे कि कल रात पुराना लाइट हाउस अचानक से ही जलने लगा था, जबकि वह कई सालों से ख़राब था। एक लड़की बताती है कि उसे सुनने में आया है कि जब भी कोई उस लाइट हाउस की लाइट को देख लेता है, तो वो इतना पागल हो जाता है कि वो गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से गेट खोलकर उनका टीचर अंदर आता है और फिर सभी लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका टीचर भी अब एक स्नेल बन चुका था। उसके बाद जब किरी स्कूल से घर आती है, तो उसे अपना भाई मित्सुओ मिलता है, जो कि जल्दीबाजी में कहीं जा रहा था। फिर किरी भी उसका पीछा करती है। वो लोग बीच पर जाकर देखते हैं कि एक बोट किनारे से टकरा गई थी और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। कल तो लाइट हाउस भी चालू था और जो बोट पर 3 लोग थे, वो बोट टकराने की वजह से उसी जगह पर चक्कर लगाने लगे थे और इसी के चलते वह तीनों पानी में जा गिरे थे। लोगों ने उनमें से एक को तो बचा लिया था, पर बाकी के 2 लापता हैं। एक आदमी कहता है कि कल रात को 5 एक्सपर्ट लोग लाइट हाउस में चेक करने के लिए गए थे, पर वो अभी तक नहीं आए हैं। फिर हम अचानक से देखते हैं कि मित्सुओ अब अपने कुछ दोस्तों के साथ लाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। किरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो कहाँ रुकने वाले थे, वो अंदर चले जाते हैं। फिर किरी भी अंदर जाकर मित्सुओ से कहती है कि वो तुरंत नीचे आए, लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं कि ये सीढ़ियाँ कितनी ज़्यादा कमाल की हैं, चलो ऊपर की तरफ जाकर देखते हैं। किरी भी फिर ऊपर की तरफ जाने लगती है, लेकिन इन सीढ़ियों पर उसे थकान महसूस होने लगती है, जैसे कि वह एक ही जगह पर बार बार घूम रही हो। फिर अचानक से उसे वहाँ पर कुछ जलने की बदबू आती है। फिर वो देखती है कि सीढ़ियों पर कुछ लाशें हैं, जो कि पूरी तरीके से जल चुकी हैं। ये लाशें उन्हीं 5 लोगों की होती है, जो कि कल रात इस लाइट हाउस को चेक करने के लिए आए थे। किरी देखती है कि 2 बच्चे डर कर एक ही जगह पर बैठे हुए थे। वह उन दोनों को वापस से नीचे जाने को कहती है, इस लाइट हाउस से दूर। फिर उसके बाद जब किरी लाइट हाउस के एकदम टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है, तो वहां पर एक बड़ा सा स्पायरल दिखता है, जिसे देखकर मित्सो कह रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है और वो हिल भी नहीं पा रहा है। ये स्पायरल उन्हें घूर भी रहा है। किरी कहती है कि ये एक लाइट हाउस का लेंस है। ये लेंस गोल ही होते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, जैसे कि ये पिघल गया हो। अब किरी देखती है कि सूरज ढलने वाला है और ऐसा होते ही लाइट हाउस की लाइट ऑन हो जाएगी। वो समझ जाती है कि लाइट हाउस ऑन होने पर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता होगा और उसी के चलते हुए वो 5 लोग मारे गए होंगे। वो मित्सुओ को तुरंत ही नीचे जाने के लिए कहती है और फिर हम देखते हैं कि सूरज ढलते ही लाइट हाउस का लेंस जलने लगता है और उसकी हीट उनकी तरफ आने लगती है। फिर अचानक से मित्सुओ का दोस्त ठोकर खाकर वहीं गिर जाता है और हीट का शिकार हो जाता है और वहीं जलकर राख हो जाता है। ये हीट किरी और मित्सुओ तक भी पहुंच जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब उनके बारे में अगले एपिसोड में पता चलेगा। उजुमाकी एपिसोड 3 के शुरू में हम देखते हैं कि किरी, जो कि पिछले एपिसोड में अपने भाई के साथ एक लाइट हाउस में फंस गई थी,
वह वहाँ से जिंदा बच जाती है, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। कीरी लगभग 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती होती है। जब सुइची को इसके बारे में पता चलता है, तब सुइची भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल कभी-कभार जाने लगता है। एक दिन सुइची जब कीरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, तो उसे बताता है कि हमारे कान के अंदर एक कोकिला नाम का ऑर्गन होता है, जो कि स्पाइरल शेप का होता है, जो कि काफ़ी हेल्प करता है साउंड को डिटेक्ट करने में। सुइची फिर आगे बताता है कि उसकी माँ की हालत अब बेहतर हो चुकी है, पर अगर उसने कोई स्पाइरल को देख लिया तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। डॉक्टर कहता है कि उन्हें शहर के एक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। मेंटल हॉस्पिटल का नाम सुनकर सुइची की माँ थोड़ा सा डर जाती है। उसी समय सुइची की नज़र एक दीवार पर लगे एक चार्ट पर जाती है, जहाँ पर कान का स्ट्रक्चर बना हुआ था, और वो ही स्पाइरल शेप वाला ऑर्गन भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिख रहा था। सुइची नहीं चाहता था कि उसकी माँ को उस ऑर्गन के बारे में पता चले। वह पहले ही स्पाइरल से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी है और अपने सिर के बाल और उंगलियों को काट चुकी है, और उन्हें लगता है कि अब उनके शरीर पर कोई स्पाइरल नहीं है। अगर उन्हें कान के स्पाइरल के बारे में पता चला तो पता नहीं वह क्या करेंगी। तभी स्विची को खिड़की के बाहर एक बड़ा सा मच्छर का झुंड दिखाई देता है, जो कि स्पाइरल का शेप बना रहे थे। कीरी आगे कहती है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, जिस पर स्विची बोलता है कि ये सब स्पाइरल के कर्ज की वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद स्विची हॉस्पिटल से वापस चले जाता है अपने घर की ओर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कीरी 2 लोगों को कहते हुए सुनती है कि आज सुबह 10 से भी ज़्यादा प्रेग्नेंट औरतों ने को यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया गया है। तो सभी औरतें हज़ारों मच्छरों के काटने की वजह से बीमार पड़ चुकी हैं। एक नर्स कीरी के पास आकर कहती है कि मैटरनिटी वार्ड भर चुका है, तो उसे अपना कमरा एक प्रेग्नेंट वूमन के साथ शेयर करना पड़ेगा। कीरी आगे देखती है कि ये प्रेग्नेंट लेडी और कोई नहीं, उसकी कज़न होती है। कीरी उसको उसके बेड पर लिटा देती है और उसका सामान बैग से निकालकर अलमारी में रखने लग जाती है। तभी वो एक टूल को देखती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। उसके बारे में पूछने पर उसकी कज़न कहती है कि ये उसको ड्रॉर के अंदर रख दो, और कीरी ऐसा ही करती है। अब उसी आधी रात को जब सभी सो रहे होते हैं, तो उसकी कज़न की आंखें खुलती है। इधर कीरी के फादर उसी तालाब से मिट्टी भर के ले जा रहे थे, जिसमें सभी मरने वालों का धुआं जाकर मिलता है। वह उस तालाब की कीचड़ से कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं। फिर अगली सुबह हॉस्पिटल में सबको पता चलता है कि उनके हॉस्पिटल में 3 पेशेंट्स की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। उन सबके शरीर पर ढेर सारे छेद के निशान देखे गए हैं, और उनके शरीर का सारा खून भी चूस लिया गया है। शायद उनका मर्डर हुआ है, पर रात में किसी को भी नहीं सुना गया। सभी बस मच्छरों की आवाज़ सुन रहे थे। कीरी यही बात अपनी कज़न को बताती है, पर कीरी की कज़न को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वह अपने बच्चे के बारे में बात करने लग जाती है। तभी स्विची वहाँ आ जाता है। वह अपने साथ एक मॉस्किटो स्प्रे लेकर आया था। जैसे ही वह एक मच्छर को उड़ते हुए देखता है, वह उस पर स्प्रे कर देता है, जिससे मच्छर तो मर जाता है, लेकिन उसकी कज़न की हालत ख़राब होने लगती है और वह ज़ोर से खांसने लगती है। स्विची उस मच्छर को उठाते हुए कहता है कि कीरी, क्या तुम ये नहीं जानती हो कि सिर्फ मादा मच्छर ही खून पीते हैं, जिनके पेट में अंडे होते हैं। वह खून पीकर अपने अंडों को पालन पोषण करती हैं। तभी एक नर्स वहाँ पर आ जाती है और स्विची को उनके कमरे से बाहर निकाल देती है, और कीरी भी खिड़की खोल देती है, जिससे उसकी कज़न की हालत थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। उसी रात सोते समय कीरी अपनी कज़न से कहती है कि ध्यान रखना कोई मच्छर तुम्हें काट ना ले। जहाँ उसकी कज़न कहती है कि उसको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उसको मच्छर तो काफ़ी पसंद है। इतना कहकर वह सो जाती है। अब आधी रात को मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से कीरी की नींद खुल जाती है। वह अपने कमरे के बाहर जाकर देखती है कि वहाँ पर लाखों मच्छरों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये मच्छर नहीं थे, बल्कि ढेर सारी प्रेग्नेंट लेडियाँ थीं, जो कि एक झुंड में एक साथ बाहर निकली हुई थी, जिनके हाथों पर एक ड्रिल मशीन थी, और वह एकदम ज़ॉम्बी की तरह चल रही थी, एकदम मुर्दे की तरह।
फिर कीरी उनमें से एक औरत का पीछा करती है, जो कि एक पेशेंट के पास जाकर उसके गले में ड्रिल से छेद करती है और फिर उसका सारा खून पीने लगती है। ये देखकर कीरी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह औरत उसको देख लेती है। वो औरत अब कीरी का पीछा करने लगती है, पर कीरी डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं पाती और वो औरत उसे मारने ही वाली होती है। तभी आवाज़ें सुनकर एक पेशेंट जाग जाता है और वो बाहर की तरफ आता है, तो वो औरतें उस आदमी को घेर लेती हैं। एक औरत हवास में स्पाइरल का सेब बनाती है, जिससे कि उसको बेहोश किया जा सके, और फिर सभी उसके शरीर में छेद कर कर उसका खून पीने लग जाती हैं। एक नर्स ये देख लेती है, तो वह औरतें उसको भी मार कर उसका खून पी लेती हैं। आज के लिए उन्होंने काफ़ी सारा खून पी लिया था, तो वह वापस अपने कमरे में जाने लगती हैं। लेकिन जैसा कि कीरी को उनका सीक्रेट पता चल गया था, तो वह उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती हैं। कीरी वापस से अपने कमरे में आकर गेट बंद करने की कोशिश करती है। तभी उसकी कज़न वहाँ आती है और वह उससे मदद मांगने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो अपनी कज़न को देखती है, तो वह पाती है कि उसकी कज़न भी उनकी तरह बन चुकी है। फिर उसकी कज़न कीरी से कहती है कि मुझे अपना सारा खून दे दो। ये सब औरतें फिर कीरी को घेर लेती हैं। तभी अचानक से कीरी के हाथ में एक मॉस्किटो स्प्रे लग जाता है, जो कि स्विची यहाँ पर लाया था। कीरी इन सभी औरतों पर वो मॉस्किटो स्प्रे कर देती है और ये मच्छरों की तरह डर कर भागने लग जाती हैं। अगले सीन में स्विची की माँ अपने कमरे में सो रही होती है और उसके कान में एक कीड़ा घुसने की कोशिश कर रहा होता है, पर स्विची की माँ उस कीड़े को दूर फेंक देती है और फिर वह कीड़ा घूमकर एक स्पाइरल से बना लेता है, जिससे उसको फिर से अपना मरा हुआ पति दिखने लग जाता है, जहाँ वह कहता है कि मेरी तरह स्पाइरल बन जाओ, मैं तुम्हारे कान के अंदर जो स्पाइरल है उसके अंदर घुसना चाहता हूँ और वहीं पर सोना चाहता हूँ। जो सुनकर स्विची की माँ काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। अगली सुबह तक सारी प्रेग्नेंट औरतें नॉर्मल हो जाती हैं। कीरी डॉक्टर को ये सब बताती है कि रात को क्या उसने देखा, लेकिन वो उसका यकीन नहीं कर रहा था। कीरी ने कोई बुरा सपना देख लिया होगा, वह ऐसा कह रहा था। और वह कहता है कि वह सभी लोग मच्छरों के काटने की वजह से मरे हैं, क्योंकि उनके शरीर से ड्रिल के निशान भी गायब थे। तो कोई भी कीरी की बात नहीं मानता कि उन औरतों ने अपने बच्चों के लिए खून पिया है। दूसरी तरफ स्विची की माँ अपने बेटे स्विची से पूछती है कि क्या उसके कान के अंदर एक स्पाइरल है, ऐसा उसके पिता बता रहे थे। स्विची डरते हुए कहता है कि उसके फादर मर चुके हैं और उसने कोई सपना देख लिया होगा। लेकिन उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा जिद करने लग जाती है कि वह डॉक्टर के पास जाकर पूछना चाहती है। फिर वह डॉक्टर के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर चार्ट को देखने की कोशिश करती है, पर वहाँ पे कोई भी चार्ट नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ से चार्ट पहले ही हटा दिया था। सुइची की माँ डॉक्टर से पूछती है कि मुझे सच सच बता दो कि मेरे कान के अंदर एक स्पाइरल तो नहीं है। डॉक्टर उसे झूठ बोलकर कहता है कि अब तुम्हारे शरीर में एक भी स्पाइरल नहीं है। तभी नर्स आकर सुइची की माँ को वापस से उसके कमरे में ले जाती है और उसे एक बोतल चढ़ा देती है। सुइची की माँ उस बोतल के अंदर एक स्पाइरल टेप को देखती है। फिर उसके बाद वह साइतो की आवाज़ सुनने लग जाती है, जो ये कह रहा होता है कि स्पाइरल तुम्हारे कान के अंदर है। सुइची की माँ अपने हाथ से सुई निकाल कर बोतल को गिरा देती है, लेकिन वो सुई भी एक स्पाइरल शेप ले लेता है। फिर उसके बाद सुइची की माँ को बार बार साइतो की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। उसको लगता है कि साइतो उसके कान के अंदर घुस चुके हैं। तो सुइची की माँ ड्रॉर से एक कैंची निकालती है, उसे अपने कान के अंदर घुसा लेती है। दूसरी तरफ डॉक्टर और सुइची बात कर रहे थे कि ये अच्छा हुआ कि उन्होंने वो चार्ट पहले ही निकाल लिया था। सुइची की माँ को किसी स्पेशल हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तभी उनको सुइची की माँ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि उसने अपने कान ही काट लिए हैं। उसके बाद वह उसके कान पर पट्टी बांध देते हैं। दूसरी तरफ सुइची की माँ अब भी स्पाइरल से डर रही थी और डरते डरते ही उसकी माँ पर मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को जलाने के लिए भी भट्टी पर ले जाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि आसमान में फिर से स्पाइरल बनने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कीरी के फादर को भट्टी के अंदर स्पाइरल नज़र आ रहे थे। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ दिनों के बाद सभी प्रेग्नेंट औरतों ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया था।
जब कीरी अपना खाना खा रही थी तो उसमें मशरूम भी थे। उनका स्वाद एकदम बेकार लग रहा था, जैसे कि कोई मीट हो। वह सुइची को बताती है कि इन मशरूम में से काफ़ी ज़्यादा बेकार सी बदबू आ रही है। फिर जैसे ही वह सुइची उनको देखता है तो वह कहता है कि इनमें स्पाइरल बने हुए हैं। बल्कि हॉस्पिटल के बाकी लोग इन मशरूम के दीवाने हो गए थे। वह उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नज़र आ रहा था। डॉक्टर कहता है कि मशरूम सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो ये लोग जितना चाहे उतना खा सकते हैं। सुइची और कीरी जब बच्चों को देखने के लिए उनके न्यूबॉर्न चैम्बर में जाते हैं तो वह देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल ही बड़ों की तरह आपस में बात कर रहे थे। वह काफ़ी हद तक एक जैसे लग रहे थे। फिर हम बच्चों को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ वो बोल रहे थे कि मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझे वापस से उसी गर्म जगह में जाना है। वह लोग वापस से अपने मदर के कोख में जाने की बात कर रहे थे। एक बच्चा पूछता है कि क्या ये मुमकिन है, जिस पर दूसरा बच्चा कहता है कि बिल्कुल, जिस डॉक्टर ने हमें बाहर निकाला है वह वापस से अंदर भी डाल सकता है। वो कहता है कि इस समय कीरी के कज़न के अंदर बच्चा डाल रहा है। उसके बाद वह कहता है कि अब अगला नंबर हमारे में से ही किसी का हो सकता है। इसके बाद उस बच्चे का पेट फूलने लग जाता है और उनमें से एक बहुत बड़ा सा मशरूम निकलता है। कीरी और सुइची ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वह डिलीवरी रूम में जाते हैं, जहाँ पर कीरी की कज़न की आवाज़ आती है। जब वह उस रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कई सारे मशरूम पड़े हुए पाते हैं। फिर तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आता है। फिर कीरी उससे पूछती है कि उसकी कज़न कहाँ पर है, जहाँ डॉक्टर कहता है कि वह इन बच्चों की नाल इतनी बार काट चुका है, लेकिन वह फिर से उनके पेट से उग जाती है, जिसका मतलब है कि वह लोग वापस से अपनी माँ के पेट में जाना चाहते हैं। कीरी समझ जाती है कि मशरूम पर बने स्पाइरल से डॉक्टर भी पागल हो चुका है। डॉक्टर आगे कहने लग जाता है कि मशरूम ही बच्चों की नाल है, जो कि काटने के बाद अपने आप ही ग्रो करने लग जाती है। डॉक्टर अब एक मशरूम को उठाकर खाने लगता है, क्योंकि उसे वह हेल्दी मानता है और यही मशरूम आज सभी के खाने में डाले गए थे। इसलिए कीरी को उसमें एक मीट की बदबू आ रही थी। स्विची अब ऑपरेशन रूम को खोलकर देखता है, जहां डॉक्टर ने उसकी कज़न के बच्चे को वापस से उसके पेट में डाल दिया था। ऊपर से टाँके भी लगा दिए थे। जहाँ कीरी की बहन अपने बच्चे का पेट भरने के लिए खून पीना चाहती है, तो डॉक्टर कीरी को पकड़कर उसके पास ले जाता है, जहाँ कीरी की कज़न अपनी सुई जैसी जीभ बाहर निकाल लेती है। लेकिन कीरी के हटने की वजह से वह जीभ डॉक्टर में जा लगती है और उसकी कज़न डॉक्टर का सारा खून चूस लेती है। सुइची और कीरी ये देखकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दो पेशेंट उसी रूम में वापस से जाते हैं और वहाँ पर मशरूम देखकर उन्हें खाने लगते हैं और इसी तरीके से कीरी की कज़न का शिकार बन जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कीरी को अब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है और कीरी वापस से अपने घर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसकी फैमिली एक पार्टी रखती है, जिसमें सुइची को भी बुलाया जाता है। सुइची कीरी से कहता है कि तुम्हारा घर तालाब के पास है, जो कि मरे हुए लोगों के स्पाइरल से दूषित हो गया है। शाम को सभी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं और सुइची तो खाने पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसके दोनों माता पिता अब नहीं रहे हैं, इसलिए उसको ठीक से अब खाने को भी नहीं मिलता। कीरी के पेरेंट्स सुइची से कहते हैं कि वह कभी भी उनके घर आ सकता है और खाना खा सकता है। अब खाना खाते समय सुइची को प्लेट पर बने स्पाइरल दिखते हैं। उन्हें देखकर वह डर जाता है। ये प्लेट्स कीरी के फादर ने बनाई हुई थी। कीरी के फादर सुइची से कहते हैं कि तुम भी स्पाइरल देख सकते हो ना, तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि असली कला क्या होती है। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने बर्तनों में स्पाइरल बनाने चाहिए। जो सुनकर उनकी आंखें खुल गई थी और अब वह यही कर रहे हैं। खाना खाने के बाद कीरी की मॉम कहती है कि बेचारा सुइची ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। मित्सुआ कीरी को बताता है कि उनके फादर अब अजीब बर्तन बनाने लगे हैं। कीरी उनके कमरे में जाकर देखती है, जिसमें ढेर सारे स्पाइरल शेप के बर्तन पड़े हुए थे, लेकिन साथ ही में उनमें इंसानों के चेहरे भी दिख रहे थे। दो चेहरे तो बिल्कुल सुइची के मॉम डैड की तरह लग रहे थे। आगे कीरी के फादर अब भट्टी के सामने बैठे हुए दिखते हैं, जिसमें वह अपने बर्तनों को पकाने के लिए डालते हैं। लेकिन भट्टी के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, मानो जितने भी लोगों के स्पाइरल तालाब में जाकर मिले थे, उनकी आत्माएं कीरी के फादर के बर्तन में आ गई हैं, जो कि अब भट्टी के अंदर जल रही हैं।
सुइची वहाँ आकर बोलता है कि उसे भट्टी के अंदर देखना है, उसे कोई तो वहाँ से बुला रहा है। किरी के फादर सुइची को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, पर भट्टी के अंदर से सुइची के मॉम और डैड की आवाज़ आने लग जाती है। सुइची अब एक ईंट उठाकर भट्टी का मुंह तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की सारी आत्माएं बाहर निकल आती है। किरी के फादर और सुइची तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और देखते ही देखते भट्टी में आग लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद उनके शहर में एक खतरनाक तूफान आता है। लोगों को घर में रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ आंधी चल रही होती है और काफ़ी ज़्यादा बादल भी छाए हुए होते हैं। ये तूफान अब आगे बढ़ने की जगह यहीं पर आकर रुक गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। न्यूज़ रिपोर्टर भी खंभे पर एक चिपकी हुई लड़की को देखते हैं, जिसे देखकर वह कहने लगते हैं कि शायद ये तूफान में मारी गई होगी। फिर हम पाते हैं कि तूफान किरी के घर के ऊपर आकर रुका हुआ है और किरी को ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, और ये आवाज़ सुनकर मित्सुओ भी कहता है कि ये तूफान की आंख है जो कि किरी को बुला रही है। किरी को ये बात सुनकर यकीन नहीं होता। तभी सुइची यहाँ आ जाता है और वह किरी को लेकर भागने लगता है। तभी एक पेड़ टूटकर उनकी तरफ आता है, पर वह दोनों वहाँ से बच जाते हैं। सुइची कहता है कि ये तूफान किरी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, अगर वह घर में ही रहती तो उसकी पूरी फैमिली मारी जाती। इस तूफान को किरी से प्यार हो गया है, इसलिए वह उसका नाम पुकार रहा है। तूफान अब किरी के आसपास के घरों को तबाह करने लग जाता है, जिससे किरी एक मलबे में फंस जाती है। अब एक लड़की उनकी मदद करने के लिए आती है, पर उनकी मदद करने से पहले ही वो तूफान उसको अपनी चपेट में ले लेता है और अंदर की ओर खींचने लग जाता है। लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि वह किरी नहीं है बल्कि उसकी जैसे दिख रही है, फिर वह उसको नीचे फेंक देता है, जिससे वह मर जाती है। तूफान से छिपने के लिए वह लोग एक पुल के नीचे भी जाकर खड़े हो जाते हैं, जहां सुइची कहता है कि अगर ये तूफान ऐसा ही रहा तो इनके पूरे टाउन का सफाया हो जाएगा। जब तूफान इन्हें देख लेता है तो वह लोग गटर में उतर जाते हैं, जहां गटर में एक बवंडर बन जाता है, जिसमें घूमते हुए वह दोनों उस तूफान की तरफ खींचने लग जाते हैं। लेकिन जब तालाब के ऊपर वह तूफान आता है तो वह तूफान उस तालाब के अंदर समा जाता है। फिर सुइची और किरी बाहर निकल जाते हैं। तालाब के आसपास के सारे घर इस तूफान ने बर्बाद कर दिए थे, तो किरी की फैमिली को रहने के लिए उसी गरीबों के मोहल्ले में एक घर दिया जाता है, जिसमें टूटे हुए घर थे। फिर हम देखते हैं कि वह सभी लोग बात कर रहे थे कि इतने पुराने घर इस तूफान में कैसे सही सलामत बच गए। वहीं हम देखते हैं कि कोई आदमी घर के छेद से किरी को देख रहा था। रात को इन्हें अपने पड़ोस से एक डरावनी आवाज़ आती है। मित्सुओ कहता है कि उसने सुना था कि इस मोहल्ले में एक मॉन्स्टर रहता है, ये आवाज़ ज़रूर उसी की होगी। तभी दरवाजे पर इनका पुराना पड़ोसी आता है। वह कहता है कि इनके पड़ोस में एक बूढ़ी माँ और उनका बेटा रहता है। उनके शरीर पर किसी तरह की बीमारी है, जिसकी वजह से वह थोड़ा डरावना लगता है, और ये डरावनी आवाज़ भी उसी की ही है। इसलिए लोगों को लगता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर रहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आधी रात को उन्हें फिर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज़ किसी औरत की थी। किरी को लगता है कि उस बूढ़ी अम्मा को मदद चाहिए होगी, तो वह उसके पास जाती है। तो अम्मा कहती है कि मेरा बेटा मर गया है, और हम उसके हाथ पर बीमारी की वजह से लगे हुए कांटे भी देख पाते हैं। किरी अंदर जाकर उसके बेटे की लाश देखती है तो वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अगली सुबह एम्बुलेंस लाश को ले जाती है और उस अम्मा को भी हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। उनका पड़ोसी पूछता है कि उसकी लाश कैसी दिख रही थी, जिस पर किरी कहती है कि उसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। किरी वापस से अपने घर में आ जाती है और हमें पता चलता है कि वही पड़ोसी है जो कि उसके घर के छेद से किरी को घूरता रहता है। तभी वह नोटिस करता है कि बूढ़ी अम्मा वाली बीमारी उसको भी लग चुकी है और उसके शरीर पर भी कांटे उगने लगे हैं। और हम पाते हैं कि घर के बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, और तभी मित्सुओ देखता है कि उनकी दीवार पर कांटे उग रहे हैं, और वह देखते हैं कि उनका पड़ोसी, जिसके पूरे शरीर पर ढेर सारे कांटे से उग गए थे, जो कि एक मॉन्स्टर सा लग रहा था, वह अपने पास एक छोटे से चूहे को उठा लेता है और उसको खा लेता है। इसके बाद किरी की तरफ बढ़ने लग जाता है। किरी दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर आती है, जहाँ काफ़ी तेज़ आंधी चल रही थी। एक खंभा उड़ते हुए आता है और उनके पड़ोसी के सिर में जा लगता है और उसे अपने साथ
ले जाता है। उसके बाद वह जंगल में एक लाश को उछलते हुए देखते हैं। यह और किसी की नहीं, यामागुची की लाश होती है, जो कि कार के तले आकर मारा गया था। उसके शरीर में एक स्प्रिंग थी, जिसकी वजह से वह उछलते हुए किरी की तरफ आने लगता है। यह स्प्रिंग कार के सस्पेंसर की थी, जिसे उसके शरीर से निकाला ही नहीं गया था, और उसकी लाश उछलते हुए यहाँ तक आ गई थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। उजुमाकी एपिसोड 4, यह एपिसोड इस सीज़न का लास्ट एपिसोड होने वाला है, और इस एपिसोड की शुरुआत एक टनल से होती है, जिसमें से एक कार होते हुए गुजर रही होती है। असल में इस कार के अंदर रिपोर्टर्स का एक ग्रुप होता है, जो कि उजुमाकी गांव के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि वो वहाँ की हालातों को रिकॉर्ड कर सके और बाकी दुनिया को बता सके। क्योंकि जब से उजुमाकी गांव के ऊपर तूफान आया है, जब से वहाँ की कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट चुकी है। और जैसे ही वह टनल को पार करते हैं, उनमें से एक बंदा कार के पीछे झांक कर देखता है, तो उसे दिखता है कि एक टोर्नेडो उनकी कार की तरफ बढ़ रहा है। वो लोग कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे वो टोर्नेडो से बच सके, पर उनकी कार टोर्नेडो की चपेट में आ जाती है, जिसके चलते उनकी कार पलट जाती है। और देखते ही देखते हम पाते हैं कि बाकी लोग सब मर चुके हैं, केवल एक लड़की बची होती है, जिसको चोट लगी होती है। वह धीरे धीरे हांफते हुए सड़क पर आगे बढ़ने लग जाती है, ताकि उसे कुछ मदद मिल सके। लेकिन वह आगे जाके देखती है कि वहाँ पे और भी कई सारी कारें हैं, जो कि ऐसी ही पलटी हुई है। तो फिर वो समझ जाती है कि वो भी टोर्नेडो का ही शिकार हुई हैं। केवल हम रिपोर्टर्स ही यहाँ पे नहीं आए हैं, हमसे पहले और भी कई रिपोर्टर्स यहाँ पर आए थे, जिन्होंने इस चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई बचा भी है, अब ये कोई नहीं जानता। फिर वो शहर की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है, और जैसे ही वो गांव के अंदर एंटर करती है, तो वो देखती है कि वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ घर वर कुछ नहीं है। वहाँ पे सारे के सारे घर टूटे हुए हैं, बस चारों तरफ मलबा ही दिखाई दे रहा है घरों का। और फिर वो ध्यान से देखती है कि एक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा होता है, इस चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए कि वहाँ के हालात कैसे हैं। पर उसकी आवाज़ से वहाँ पे एक टोर्नेडो खड़ा हो जाता है, और वो टोर्नेडो उसको अपनी चपेट में ले लेता है। जो ये टोर्नेडो है, वो ड्रैगन फ्लाई तालाब की तो और खींचता चला जाता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर ही वो समा जाता है। जब वो लड़की तालाब के पास पहुँचती है और ये सब देखती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि इस तालाब के अंदर वर्लपूल कैसे बन रहा है, तो इसने एक हेलीकॉप्टर को कैसे निगल लिया। फिर वो लड़की अचानक अपने चारों तरफ देखती है, तो वो पाती है कि वहाँ पे कई लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं, वो मर चुके हैं, और उनको किसी ने अभी तक उठाया भी नहीं है। वो ऐसी की ऐसी सड़ रही है उनकी लाशें। फिर अचानक से किरी का भाई उसको खींचने की कोशिश करता है। वो लड़की पहले डरती है कि ये कौन है। फिर वो लड़की किरी और उसके भाई मित्सुओ को देखती है, जहाँ किरी उसे बोल रही होती है नीचे झुकने के लिए, ताकि बटरफ्लाई गैंग उसे ना देख सके। फिर रिपोर्टर किरी से पूछती है कि असल में इस गांव में हुआ क्या है। किरी बताती है कि एक समय पहले यहाँ पर एक बड़ा सा तूफान आया था, जो कि इस ड्रैगन फ्लाई तालाब के पास आकर इस तालाब के अंदर समा गया था। उसके बाद से ये सारी घटनाएं चालू हो गई थी, जहाँ कोई भी अगर जरा सी आवाज़ करता था, तो उससे एक टोर्नेडो क्रिएट होना शुरू हो गए थे। अगर यहाँ पे कोई तेज़ बोलेगा या फिर चिल्लाएगा या फिर छींकेगा, इतने भर से ही एक तूफ़ान क्रिएट हो सकता है, और वो तूफ़ान इस तालाब की ओर खींचना शुरू हो जाएगा। फिर वो रिपोर्टर ये जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है इस गांव में। फिर किरी अपने घर के पास आ जाती है, जो कि गरीबों वाले घर के अंदर रह रही होती है। और जैसे ही वो उसके अंदर जाती है, फिर वो देखती है कि वहाँ पे कई सारे लोग आ चुके हैं। वो लोग उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन किरी बोलती है कि ये मेरा घर है, और तुम सब मेरे घर के अंदर आए हो, और तुम मेरे को ऐसे नहीं बोल सकते। जहाँ सुइची ये कह रहा होता है कि यहाँ पे सब स्पायरल की वजह से पागल होते जा रहे हैं। एक आदमी ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा किलस जाता है, और वह सुइची को लात मारकर घर से बाहर निकाल देता है। केवल सुइची को ही नहीं, किरी के फादर और मर्डर को भी बाहर निकाल देता है। किरी की फैमिली, सुइची और रिपोर्टर आगे बढ़ने लग जाते हैं, ताकि वो दूसरे शेल्टर में शरण ले सकें, जो कि इस तालाब के चारों ओर कई सारे ऐसे गरीबों वाले घर बने हुए हैं। तो उनमें से किसी एक खाली सी जगह पे शरण लेने की कोशिश करते हैं। जब वो रास्ते में होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चल रहे होते हैं। अगर उनकी कदमों की चाल ज़्यादा तेज़ होगी,
तो उससे भी एक तूफ़ान क्रिएट हो सकता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहे होते हैं। जो वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारे गांव के ऊपर जो भी हुआ वो गलत हुआ, हमें जैसे तैसे इस गांव से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। जहाँ किरी के फादर ये बोल रहे होते हैं कि मुझे तो केवल बस अपने मिट्टी के बर्तनों से लेना देना है, मैं तो बस अपने मिट्टी के बर्तन बनाना चाहता हूँ। फिर रिपोर्टर अचानक से चिल्लाने लग जाती है। वह देखती है कि वहाँ पर काफ़ी बड़े स्नेल्स के सेल्स होते हैं। फिर जहाँ पे कीरी एक्सप्लेन करती है, ये कभी पहले इंसान हुआ करते थे जो कि स्नेल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं स्पाइरल कर्स की वजह से। वो लड़की ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ है। फिर अचानक से मित्सुओ को एक महक आती है। फिर वह सभी उसी महक की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और वह देखते हैं कि बटरफ्लाई गैंग उन्हीं स्नेल्स को आग में पकाकर खाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो इसमें कामयाब भी होते हैं और वो अपना पेट भर रहे होते हैं। फिर अचानक से उन गैंग के मेंबर्स उनको देख लेते हैं और जैसे ही वो कीरी और उस रिपोर्टर को देखते हैं तो वो अपनी हरकतें चालू कर देते हैं, उन्हें छेड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारी गैंग के अंदर तुम सब शामिल हो जाओ। और जब कीरी और रिपोर्टर उनकी गैंग में शामिल होने से मना कर देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उसके गैंग के मेंबर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं, कीरी के फादर उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से मना करते हैं। तो मेरी बेटी को ऐसे नहीं छेड़ सकते। फिर उनके गैंग का मेंबर उसकी तरफ फूंक मारता है। उसकी फूंक से जो टोर्नेडो क्रिएट होता है उसके अंदर कीरी का फादर फंस जाता है और वो भी उस तालाब की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कीरी ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और हैरान भी होती है। फिर कीरी उनको काफ़ी तेज़ धक्का देती है। इस धक्के की वजह से एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है और बटरफ्लाई गैंग के लोग इस टोर्नेडो को कंट्रोल करना सीख चुके थे। फिर हम देखते हैं कि वो उनकी तरफ फूंक मारते हैं जिसकी वजह से कीरी, उसका भाई और रिपोर्टर उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं और फिर वो भी खींचना शुरू हो जाते हैं उस तालाब की ओर। लेकिन सुइची वक्त रहते खंबे की तरफ बढ़ता है और खंबे को पकड़ के फिर उनको पकड़ लेता है जिससे कि वो तीनों बच जाते हैं। लेकिन बटरफ्लाई गैंग के लोग उस तालाब की ओर खींचते चले जाते हैं। फिर वो लोग भी उस तूफ़ान को कंट्रोल नहीं कर पाते और देखते ही देखते वो उस तालाब के अंदर समा जाते हैं। फिर सुइची, कीरी और रिपोर्टर उस खंबे से नीचे उतरते हैं। उतरते ही फिर वो एक ग्रुप से मिलते हैं जहाँ पर जो भी लोग थे वह इस गांव के थे ही नहीं, वह इस गांव के बाहर से आए हुए थे जो कि यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहते थे कि असल में यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन फिर वो यहाँ पर फंस जाते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं इस गांव से बाहर निकलने का। कई सारे ऑप्शंस को वो ट्राई करते हैं, जैसे कि वो उस टनल से वापस जाने की कोशिश करते हैं पर वो टनल लंबी ही होती चली जाती है और एकदम स्पाइरल की तरह घुमावदार होती चली जाती है। वो उसके पार ही नहीं जा पा रहे थे। फिर वो ध्यान से देखते हैं कि ये पूरा गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है और समुद्र से। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो समुद्र के रास्ते से यहाँ से बाहर निकलेंगे। पर वो जब कुछ लोगों को देखते हैं कि वो भी ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके एक समुद्र में वर्लपुल बन जाता है और उस वर्लपुल के अंदर वो सब समा जाते हैं। ये सब देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि इस गांव से निकलना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। ये सब सुनने के बाद सुइची, किरी और वो रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। असल में अब यहाँ से बाहर भी नहीं निकला जा सकता। फिर किरी उन सभी को अपने घर की ओर लेके जाती है जहाँ पे उनके मलबे के अंदर कुछ हिस्सा अभी तक बना हुआ था, मतलब कि एक तरीके से छठी बची हुई थी। फिर वहाँ पे वो देखते हैं कि किरी की माँ और मित्सो होता है, जहाँ किरी की माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार होती है। उसकी माँ जब वो अपने पति के बारे में पूछती है, किरी बताती है कि वो एक तूफ़ान की चपेट में आ गए थे। फिर उसकी माँ को लगता है कि वो अब मारे गए हैं और इसी के चलते वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एक और शेल्टर को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे ताकि वो वहाँ पर रह सके और इन तूफ़ानों से बच सके। इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चलते हुए दूसरे हाउस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक साथी उन सभी से काफ़ी ज़्यादा धीरे चलने लग जाता है और वो अचानक से नीचे गिर जाता है। वे सभी जब उसकी पीठ को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फुली हुई सी होती है और फिर कपड़ा हटाने पे पता चलता है कि उसके पीठ पर एक सैल बन चुका है, जैसे कि एक स्नेल का होता है। वो सभी लोग ये सब देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। जहाँ सुइची एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, वो बताता है कि यह असल में इसलिए हो रहा है क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रहे हैं।
और इस वजह से कुछ लोगों पर उज़ुमा की कर्स काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसी के चलते वो लोग स्नेल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जैसे कि इनके साथ हुआ है। फिर वो लोग एक दूसरे को चेक करना शुरू कर देते हैं ताकि ये पता कर सके कि और कोई तो नहीं है जो कि इसके चपेट में आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक और बंदे की पीठ पर एक स्पाइरल बन रहा था और वो भी वक्त रहते ही कुछ समय के बाद स्नेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब देखने के बाद वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और फिर वो जैसे तैसे एक हाउस को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पर वो रहने की कोशिश कर सके और स्नेल बनने से बच सके। फिर वो लोग जैसे तैसे एक घर के पास पहुँचते हैं। फिर वो उस घर के आस-पास देखते हैं कि कुछ लोग पहले ही उस घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस घर के लोग उसको अंदर आने से मना कर रहे होते हैं कि उस घर के अंदर अब कोई और जगह नहीं है उनके लिए। फिर जैसे तैसे वो लोग ज़बरदस्ती करके उसको गेट को खोलने लग जाते हैं, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तभी उस गेट से 2 सर बाहर निकलते हैं और वो फूँक मारते हैं, जिससे टोर्नेडो क्रिएट होता है। वो अपना आप को जैसे तैसे बचाते हैं ताकि वो उस टोर्नेडो की चपेट में ना आ सके। फिर वो भी फूंक मार के एक टोर्नेडो क्रिएट करते हैं जो कि सीधा घर से लगता है, जिससे घर के किनारे काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं और उसके अंदर जितने भी लोग थे और एकदम रेत की तरह बिखर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर लोग हद से ज़्यादा भरे हुए थे। फिर वो सभी लोग मलबे को इकट्ठा करके उस घर को लंबा करने की कोशिश करते हैं। तभी किरी के ग्रुप में से एक बंदा सोचता है कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है कि हम शेल्टर्स और बना सकते हैं और उनको बड़ा कर सकते हैं ताकि हम अपने लिए रहने के लिए जगह बना सकें। इससे होगा ये कि हम सभी लोग इस तूफ़ान से बच सकेंगे। फिर उन सभी लोगों की नज़र समुद्र की तरफ जाती है जहाँ वो नेवी की शिप्स को देखते हैं। फिर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और काफ़ी खुश भी होते हैं कि अब वो बचे जाएंगे, उनको बचा लिया जाएगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर फिर से एक व्हर्लपूल बनता है और वो सभी नेवी शिप्स उस व्हर्लपूल की चपेट में आ जाती हैं और देखते ही देखते उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिर वो सभी रात को एक टूटे हुए घर के अंदर, जिसकी एक छोटी सी छत बची होती है, उसमें एक सहारा लेते हैं और फिर वो सभी अपने अपने बैग से खाने की चीज़ें निकाल रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उनके पास कुछ ज़्यादा खाने को नहीं है। फिर अचानक से उनमें से एक साथी देखता है कि वहाँ पर एक स्नेल पड़ा हुआ है जो कि पूरी तरीके से पका हुआ है, उसे आधा अधूरा खाकर फेंका गया है। फिर वो याद करते हैं कि ये बटरफ्लाई गैंग थी जिसने इनको पकाया था। फिर वो ये मीट देखने के बाद उनके मुंह में पानी आने लगता है। फिर वो उसको उठा के खाने लगते हैं। फिर उनमें से एक आदमी ये बोल रहा होता है कि जब हमारा साथी भी स्नेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसे भी खा लेंगे। ये सुनने के बाद किरी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी किरी और रिपोर्टर की तरफ बढ़ता है और उन्हें खाने को बोलता है, लेकिन किरी ये देखकर हैरान हो जाती है और उसको खाने से पहले वह सुइची की ओर देखती है और जब वो देखती है कि सुइची भी उनको खा रहा होता है, फिर वो भी मीट के पीस को ले लेती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिपोर्टर सुइची और किरी के घर की ओर बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पे मित्सु और उसकी मॉम ठहरी हुई है। फिर वो जब किरी देखती है कि उनका शेल्टर पूरे तरीके से गिर चुका है और उसका भाई मित्सु वहाँ पे फंसा हुआ है मलबे में, तो उसको बचाने के लिए आती है। तो मित्सु से पूछती है कि उसकी माँ कहाँ पर है। फिर वो बताता है कि एक टोर्नेडो आया था और उनकी चपेट में आ गई थी। फिर वो रिपोर्टर मित्सुओ की पीठ की ओर ध्यान से देखती है। हमें पता चलता है कि मित्सुओ भी अब इस स्नेल में कन्वर्ट होता जा रहा है। फिर ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो ये बोल रही होती है कि अगर हम इस गांव से निकल जाएं तो हम मित्सुओ को बचा सकते हैं। उसके बाद सुइची एक सलाह देता है कि अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, जो कि है पहाड़ों को पार कर कर जाना। ये सब सुनने के बाद वो चारों पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पहाड़ चढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो पहाड़ को चढ़ते हुए वो देखते हैं कि आसपास के मलबे से और भी घर बनाए जा रहे हैं। फिर वो एक आदमी को देखते हैं जो कि उनको देखकर हाय कह रहा होता है और उसकी आवाज़ से एक टोर्नेडो क्रिएट होकर उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वो बार बार बचते हैं उस टोर्नेडो की चपेट में आने से। फिर वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर वो अचानक से एक और ग्रुप से मिलते हैं जो कि सेम ट्राई कर रहे होते हैं पहाड़ों को पार करके यहाँ से निकलने का, और वो भी जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ जाते हैं। फिर वो सभी आपस में मिलकर इस पहाड़ को पार करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस गांव से बाहर निकल सके। जैसे जैसे वो पहाड़ पे
आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तो जंगल काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉर्म होता चले जाता है, एक स्पाइरल शेप में कन्वर्ट होता चले जाता है। वहाँ के हर एक घास, पेड़-पौधे सभी स्पाइरल में कन्वर्ट हो गए थे। ये सभी देखकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उनमें से एक साथी एक स्नेल में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसके बाकी के 3 मेंबर उसको देखते हैं कि वो स्नेल में कन्वर्ट हो गया है, तो उनके मुँह में पानी आने लग जाता है और वो उसको खाने की सोच रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा अचानक से उस स्नेल पे टूट पड़ता है और उस स्नेल के सैल के अंदर घुसने लग जाता है और उसको खाने लग जाता है। और बाकी के 2 मेंबर ये सब देख के उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी कुछ खा सके। जहाँ वो रिपोर्टर इन सभी को देखने के बाद गिरी से कह रही होती है कि ये सभी लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर इन्हें मित्सुओ के बारे में पता चला तो वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनसे दूर चले जाते हैं ताकि वो मित्सुओ के बारे में ना जान सके और मित्सुओ को बचा सके उनसे। पर जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ने लग जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा थकने लग जाते हैं और जो जंगल है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे, हर एक पेड़ पौधा स्पाइरल में कन्वर्ट होता जा रहा था और हर जगह स्पाइरल ही स्पाइरल नज़र आ रहे थे। फिर वो एक पेड़ का तना देखते हैं जो कि कटा हुआ होता है, तो वो देखते हैं कि उसके अंदर भी एक स्पाइरल शेप बना हुआ है और जैसे ही स्विची देखता है तो उसे अपना पिता उसके अंदर नज़र आता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो सभी फिर से आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। फिर वो देख रहे होते हैं कि ये जंगल अब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब वो ग्रुप के लोग भी नहीं दिखाई दे रहे। फिर रिपोर्टर अपनी घड़ी की ओर देखती है तो उसकी सुइयाँ भी स्पाइरल बन चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग फिर से आपस में मिल जाते हैं, जहाँ वो तीनों बोल रहे होते हैं कि क्या तुम सभी ठीक हो? फिर उनमें से एक की नज़र मित्सुओ की ओर जाती है और वो देखते हैं कि उसकी पीठ थोड़ी सी फुली हुई है और वो बोलता है कि क्या ये भी स्नेल में कन्वर्ट हो रहा है? जहाँ किरी बोलती है कि मित्सुओ ने एक भारी बैग पहन रखा है जिसकी वजह से उसे थकान हो रही है। फिर सुइची क्या करता है कि उसको अपनी पीठ पे बिठा लेता है और फिर वो सभी आगे जंगल में बढ़ने लग जाते हैं। फिर अचानक से मित्सुओ स्नेल में कन्वर्ट होने लगता है। फिर वो जैसे तैसे उसको छिपाने की कोशिश करते हैं पर वो मित्सुओ पूरी तरीके से स्नेल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी के 3 लोग मित्सुओ को देख लेते हैं जो कि स्नेल में कन्वर्ट हो चुका है और फिर उसके बाद उनके मुंह में पानी आ जाता है और उसको खाने ही जा रहे थे कि सुइची और बाकी सभी उन सभी से अलग होकर दूसरी ओर भागने लगते हैं। फिर वो एक खाई की ओर पहुंच जाते हैं जहां उसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। फिर इरी अपने भाई को वहां से जाने को कहती है, जहां मित्सुओ बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन इरी उसको जैसे तैसे वहां से भगाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊँगी। फिर उसके बाद वो तीनों नाटक करते हैं जैसे कि वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो उनकी तरफ देख रहे होते हैं, मित्सुओ, किरी और रिपोर्टर की तरफ। जहाँ हम देखते हैं कि वो तीनों अचानक से स्पाइरल में कन्वर्ट हो रहे थे। एक तरीके से उनके हाथ पैर मुड़ रहे थे आपस में। और जब सुइची, किरी और वो रिपोर्टर ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। जहाँ सुइची कह रहा होता है कि बस रुको मत, आगे बढ़ते रहो। फिर वो वापस से विलेज की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जब वो विलेज की ओर बढ़ते हैं और विलेज की तरफ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके थे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइरल की शेप बना रहे थे। जहाँ सुइची कहता है कि ये टाउन काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है और सुइची ये देखकर हैरान होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि उजुमाकी गांव पहले इसी शेप में रहा करता होगा, ये अपने ओल्ड सेल्फ में आ चुका है। फिर हम आगे देखते हैं कि जब वो उन घरों के पास पहुंच जाते हैं तो किरी बोल रही होती है कि मुझे अपने माता पिता को ढूंढना होगा क्योंकि अब वही बचे हैं। फिर वो उनको ढूंढने के लिए घरों के बीच में बने रास्तों से होते हुए जाने लग जाते हैं। फिर वो सभी उसी आदमी से मिलते हैं जो कि इन सभी घरों को बनाने में लगा हुआ था। जब किरी उससे पूछती है अपने माता पिता के बारे में तो वो बताता है कि वो अभी भी जिंदा है और मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। फिर शुची और किरी समझ जाते हैं कि वो तालाब की ओर है। फिर वो उसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो आगे देखते हैं कि रास्ता ब्लॉक है मलबे की वजह से। फिर वो घरों से होते हुए जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन घरों के लोग इन सभी शेल्टर्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहे थे। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें आसमान में धुआं दिखाई देता है। फिर वो उस धुएं का पीछा करने लग जाते हैं ताकि वो उन तक पहुंच सके। फिर वो फिर से एक शेल्टर से होते हुए गुजरते हैं जो कि बस जुड़ने ही वाला था। सुइची और किरी उस शेल्टर को पार कर लेते हैं पर वो रिपोर्टर नहीं कर पाती। वो देखते ही देखते
उस घर के अंदर बंद हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि इस टाउन में जितने भी घर हैं वो आपस में जुड़ चुके हैं, और इसी के चलते फिर हम देखते हैं कि ज़मीन में एक कंपन सी पैदा हो रही है, जिसके चलते काफ़ी तेज़ भूकंप आता है। फिर उसके बाद जब स्विची उन शेल्टर का दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँकता है, तो उसे पता चलता है कि घर के अंदर एक भी लोग नहीं है। वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। फिर वो उन शेल्टर से होते हुए जाने लगते हैं, और फिर वो उस तालाब तक पहुँच जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो तालाब पूरी तरीके से सूख चुका है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे सीढ़ियाँ होती है जो कि उसके अंदर जा रही होती हैं। फिर कीरी बोलती है कि मुझे अपने माता पिता को ढूंढने के लिए नीचे जाना होगा। तो सुइची बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, और इसी के साथ वे दोनों नीचे उतरने लग जाते हैं। फिर नीचे उतरते हुए उन्हें एक आदमी मिलता है। उन्हें पहले तो लग रहा था कि वो मरा हुआ है, पर जैसे ही वो आदमी कीरी का पैर पकड़ता है और उसे काटने की कोशिश करता है, जो कि कह रहा होता है कि मुझे भी अपने साथ नीचे ले चलो, नीचे कुछ तो इंटरेस्टिंग है। फिर सुइची उसको कीरी से अलग करने की कोशिश करता है। फिर वो कीरी को छोड़ के सुइची को ही लपेटे में ले लेता है, और फिर देखते ही देखते सुइची और वो उन सीढ़ियों से एकदम खाई की ओर गिर जाते हैं। और ये कीरी देखकर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है, और वो तेज़ी से नीचे की ओर उतरने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि आखिर में जाके सीढ़ियाँ एंड हो जाती है, जिसके नीचे काफ़ी बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पाइरल शेप का होता है। और जैसे ही वो नीचे कूदती है तो वो उसको ढंग से पकड़ नहीं पाती, और इसी के चलते वह नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि कीरी एकदम सही सलामत बच चुकी होती है, और जैसे ही उसे होश आता है तो अपने चारों ओर देखती है। वहाँ पे कई सारी लाशें बिखरी हुई हैं जो कि एकदम स्टोन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। फिर वो एक बड़े से स्ट्रक्चर की ओर देखती हैं जो कि काफ़ी वियर्ड होता है, जो कि पूरी तरीके से स्पाइरल शेप में बना हुआ था। वह ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो यही सोच रही होती है कि असल में है क्या, जो कि एकदम इस टाउन के नीचे बना हुआ है। फिर वो अपने माता पिता को ढूंढने लग जाती है। फिर वो देखती है कि उसके माता पिता भी स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर वो सुनती है कि स्विची उसको पुकार रहा होता है, और वह स्विची की ओर जब देखती है उसे पाती है कि वो एकदम सही सलामत है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जहाँ स्विची उस कीरी को बताता है कि तुम यहाँ से निकल के बाहर जा सकती हो और अपने आप को बचा सकती हो। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं यहाँ से अब निकल सकूँ, लेकिन तुम्हारे पास समय है, तुम यहाँ से निकल सकती हो और अपने आप को बचा सकती हो, क्योंकि ये बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है। ये एक साइकिल की तरह है, और ये जल्द ही हम सबको निगल लेगा। फिर इसके बाद फिर से एक नई शुरुआत होगी। ये बार बार रिपीट होता जाएगा। पर कीरी वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। वह बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में लिपटना शुरू हो जाते हैं, वो स्पाइरल फॉर्म करने लग जाते हैं, और इसी के साथ वह भी स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर वो स्पाइरल सा स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी बड़ा होता है, फिर वो अपना एक स्ट्रक्चर ऊपर की ओर भेजता है, तालाब की ओर। फिर हम देखते हैं कि पूरे शहर के ऊपर उज़ुमाकी का कर्ज फिर से ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उज़ुमाकी के कर्ज का फिर से एक और साइकिल शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस टाउन को फिर से मरम्मत करके फिर से बसाया जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो हे गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।